हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 की जो क्यूरियोसिटी बुक है उसका चैप्टर 4 करेंगे। एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, यानी चुंबकों को जानें, चुंबकों के बारे में ज़्यादा जानें। तो आप चुंबकों के बारे में ज़रूर जानते होंगे, मैग्नेट्स के बारे में पहले से ही काफ़ी जानते होंगे। इस चैप्टर में हम मैग्नेट्स के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। इसमें ये रेशमा है। रेशमा जो है वो केरला के एक कोस्टल टाउन में रहती है। केरला एक जगह है केरला, और उसमें जो समुद्र होते हैं, उसके जो किनारे होते हैं, उन पर जो शहर बस जाते हैं, उस एक शहर में ये रेशमा रहती है। कोस्टल टाउन वो होते हैं जो समुद्रों के किनारे जो शहर होते हैं, उनको बोलते हैं कोस्टल टाउन। तो उसमें ये रेशमा रहती है और इसे स्टोरीज लिखना बहुत पसंद है। छोटी छोटी स्टोरी लिखना बहुत पसंद है। इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग स्टोरीज। वह छोटी छोटी कहानी लिखने की आदी है। फॉन्ड ऑफ मतलब आदी है, मतलब लिखती रहती है वो छोटी छोटी कहानियाँ। और उसकी दादी को ये कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। जो ये रेशमा जो छोटी छोटी कहानियाँ लिखती है ना, वो उसकी दादी को सुनना बहुत पसंद है। उसकी दादी इसकी कहानियाँ सुनती है। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज। सो रेशमा वाज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे। और इसलिए रेशमा एक नई कहानी लिखती है जिसको वो अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर अपनी दादी को सुनाएगी। तो रेशमा अपनी दादी के 60वें जन्मदिन के लिए एक कहानी लिखती है। द स्टोरी वाज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन ओल्डन डेज। ये स्टोरी क्या थी? ये स्टोरी ऐसे जहाज पर आधारित थी। स्टोरी वाज बेस्ड ऑन अ शिप, ऐसे जहाज पर आधारित थी जो कि मसाले लेकर जाती थी। कहाँ से? केरला से मसाले लेकर जाती थी। ऐसे जहाज पर यह स्टोरी आधारित थी। फॉर ट्रेड इन ओल्डन डेज, पहले के समय में व्यापार होता था, मसालों का व्यापार होता था। तो उस समय पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाए जाते थे। तो केरल से जो मसाले ले जाने वाले जहाज जाते थे, उस पर आधारित ये रेशमा की एक स्टोरी थी। रेशमा वाज अवेयर दैट इन दोज डेज, रेशमा को ये पता था कि उन दिनों में द सेलर्स यूज्ड स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट। उन दिनों में जो सेलर्स मतलब जो नाविक होते हैं, जो नाव चलाते हैं, जहाज चलाते हैं, वो दिशाओं का पता लगाने के लिए वो स्टार्स को देखते थे, तारों को देखते थे। वे तारों से वो डायरेक्शंस का पता लगाते थे, दिशाओं का पता लगाते थे कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, या ईस्ट है या वेस्ट है। तो वो स्टार्स को देखकर डायरेक्शंस का पता लगाते थे रात में। बट इन हर स्टोरी, लेकिन उसकी स्टोरी में, इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अरोज वेयर इन द सेलर गोट कोट इन अ स्टॉर्म। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें एक रात जो सेलर्स हैं वो तूफान में फंस जाते हैं। सिचुएशन अरोज वेयर इन द सेलर्स गोट कोट इन अ स्टॉर्म, एक तूफान में फंस जाते हैं। विद एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार्स, जहाँ पर उसी तूफानी रात में आकाश में बादल छाए हुए थे। सेलर्स गोट कोट इन अ स्टॉर्म, एक तूफान में फंस जाते हैं। विद एन ओवरकास्ट स्काई, ओवरकास्ट स्काई का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा बादल छाए होते हैं। एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल, और तारे दिखाई नहीं देते थे। देखिए, जब तारे दिखाई नहीं देते तो फिर ये जो सेलर्स हैं, ये इनको डायरेक्शंस का कैसे पता लगेगा? रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड, फिर रेशमा जो है वो अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा पाती, अपनी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पाती, क्योंकि उसे एज सी कुड नॉट थिंक ऑफ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शंस, क्योंकि उसको
देखिए रात को स्टार्स तो दिखाई नहीं दे रहे थे, तो सेलर्स को डायरेक्शंस का कैसे पता लगेगा। तो रेशमा अपनी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पाई क्योंकि सी कुड नॉट थिंक ऑफ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन, क्योंकि उसे सेलर्स के लिए डायरेक्शंस का पता लगाने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं पाया जिससे कि सेलर्स को डायरेक्शंस का पता लग जाए, जो नाव चलाने वाले हैं उनको दिशाओं का पता चल जाए, ऐसा उसे कोई भी तरीका नहीं पाया। तो फिर वो अपनी स्टोरी को आगे लिख नहीं पाई। सी सर्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, उसने ये कि भाई स्टार्स के अलावा डायरेक्शंस का पता हम कैसे लगा सकते हैं, ये उसने इंटरनेट पर सर्च किया। एंड हर स्कूल लाइब्रेरी, और अपनी स्कूल लाइब्रेरी से भी सर्च किया। स्कूल लाइब्रेरी से कैसे सर्च कर सकते हैं, स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है ना उसमें बहुत सारी किताबें होती हैं, उनमें बहुत सारी जानकारियाँ लिखी होती हैं। तो स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसमें से किताबें देखी उसने जिनसे दिशाओं का पता लगा सके, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कौन सी डायरेक्शन किस तरफ है। ऐसे ऐसे तरीके उसने स्कूल की लाइब्रेरी में खोजे, इंटरनेट से भी खोजे। सी लर्नड दैट द ट्रैवलर्स यूज्ड अ डिवाइस, उसने फिर जाना कि जो ट्रैवल करते हैं ना, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, जो यात्री होते हैं, उसने ये पाया कि यात्री है ना एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, मतलब एक ऐसे यंत्र का उपयोग करते हैं। यूज अ डिवाइस, डिवाइस का मतलब यंत्र, एक ऐसी चीज़ का यूज करते हैं जिससे दिशाओं का पता लग जाता है। और इस डिवाइस को क्या कहते हैं, इस डिवाइस को मैग्नेटिक कंपास कहते हैं। देखिए इंटरनेट से ढूंढने पर और स्कूल की लाइब्रेरी से ढूंढने पर उसे ये पता लगा कि ट्रैवलर्स जो है ना वो एक ऐसे डिवाइस का यूज़ करते हैं जिससे डायरेक्शंस का पता लग जाता है। तो वो डिवाइस कौन सा होता है, मैग्नेटिक कंपास। ये होता है मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस, डायरेक्शंस का जिनसे पता लग जाता है वो उसको ट्रैवलर्स यूज करते हैं। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेज एंड पर्सेज विच हैड मैग्नेट्स टू कीप देम क्लोज्ड। रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्सेस देखे हैं, पेंसिल बॉक्स मतलब जो ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं वो ऐसे देखे हैं जिनमें मैग्नेट्स लगे होते हैं, और ऐसे पर्स भी देखे हैं जिनमें मैग्नेट्स लगे होते हैं। और ये पेंसिल बॉक्स और पर्स को बंद रखने में हेल्प करते हैं ये मैग्नेट। आपने देखा होगा ना पेंसिल बॉक्स जो होता है उस पर देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर मैग्नेट्स लगे होते हैं जिससे वो बंद हो जाते हैं, पर्स में भी लगे होते हैं। तो जो ये मैग्नेट्स होते हैं ये पेंसिल बॉक्स और पर्स को बंद रखने में हेल्प करते हैं। अ राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल ऑल्सो हैड अ डस्टर विद अ मैग्नेट। उसके साथ ही उसके स्कूल में उसने एक बोर्ड भी देखा है जिसमें यहाँ पर एक डस्टर चिपका होता है और उस डस्टर में एक मैग्नेट लगा होता है। ऐसा बोर्ड भी उसने देखा है जिसके साथ एक डस्टर चिपका होता है, डस्टर में एक मैग्नेट होता है। बट सी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली, लेकिन उसने पहले कभी इन चीज़ों को इतने ध्यान से नहीं देखा था। सी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स। अब वो मैग्नेट्स और मैग्नेटिक कंपासेस के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी। क्यूरियस कौन होता है, जिनमें ज़्यादा जानने की इच्छा होती है, मतलब उसमें ज़्यादा जिज्ञासा की इच्छा उत्पन्न हो गई, और भी ज़्यादा जानना चाहती थी वो मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती थी। उसमें मैग्नेट्स और मैग्नेटिक कंपासेस को जानने की और ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हुई, वो और ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी मैग्नेट्स और मैग्नेटिक कंपासेस के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये है मैग्नेटिक कंपास, ये मैग्नेटिक कंपास है। इसमें ये डायरेक्शंस लिखी होती है, जैसे यहाँ पर नॉर्थ लिखा है या साउथ लिखा है, यहाँ पर ईस्ट लिखा है या वेस्ट लिखा है, और यहाँ पर ये ना पतली सी छोटी सी मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। ये मैग्नेट से बनी होती है, ये मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। और ये यहाँ पर ये एक तरफ से रेड होती है, यहाँ पर रेड होती है, और जब भी हम इसको छोड़ते हैं ऐसे यूँ ही छोड़ देते हैं तो यहाँ नॉर्थ की तरफ रुकती है ये मैग्नेटिक नीडल, नॉर्थ की तरफ। और जिस डायरेक्शन की तरफ हम इस कंपास को ले जाते हैं, ये कंपास है मैग्नेटिक कंपास, उस तरफ फिर जो भी डायरेक्शन होती है उसकी तरफ ये फिर मैग्नेटिक नीडल जो है मुड़ जाती है, उससे डायरेक्शंस का पता लग जाता है। सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट्स अटैच्ड टू दैम, ये कुछ
ऐसे आइटम्स हैं जिनमें मैग्नेट लगा होता है। ये पिन्स रखने के लिए एक ऐसा छोटा सा बॉक्स होता है। ये डस्टर है। ये है पर्स, पर्स में यहाँ मैग्नेट लगा है। ये ज्योमेट्री बॉक्स है। ये है अलमीरा, यहाँ पर मैग्नेट लगा है। ये फ्रिज है, फ्रिज में भी यहाँ पर मैग्नेट लगा होता है। और ये देखिए ये छोटे छोटे ये मैग्नेट्स के बने होते हैं। ये मैग्नेट्स के बने होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैग्नेट लगा होता है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और अब हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इन बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर मैग्नेट का यूज होता है। द मैग्नेट्स यूज्ड बाय सेलर्स इन द ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स नोन एज लोडस्टोन विच वर डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम्स। जो मैग्नेट्स सेलर्स यूज करते थे, जो मैग्नेट्स सेलर्स यूज करते थे या जिन मैग्नेट्स को सेलर्स द्वारा यूज किया जाता था पुराने टाइम में, वो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स पर बेस्ड थे। मतलब पुराने समय में जो सेलर्स द्वारा जो मैग्नेट्स यूज किए जाते थे वो नेचुरली पाए जाते थे, प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे। वो चुंबक, वो मैग्नेट्स प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे। मतलब वो मैन मेड नहीं होते थे, वो नेचर में ऐसे ही मिलते थे, अपने आप मिलते थे। नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स थे वे। नोन एज लोड स्टोन्स, उन्हें लोड स्टोन्स कहा जाता है। इन्हें लोड स्टोन्स कहा जाता है, यानी चुंबक के पत्थर। चुंबक के पत्थर, लोड स्टोन मतलब चुंबक के पत्थर। विच वर डिस्कवर्ड इन एंशिएंट टाइम, जो पुराने समय में डिस्कवर किए गए थे। एंशिएंट टाइम्स मतलब पुराने समय में। लेटर ऑन, बाद में, पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीसीज ऑफ आयरन। फिर बाद में लोगों को ये पता लगा कि जो मैग्नेट्स है ना वो आयरन के पीसीज से भी बनाए जा सकते हैं, लोहे के टुकड़ों से भी मैग्नेट्स बनाए जा सकते हैं। बाद में ये पता लगा। नाउअडेज, आजकल, वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। आजकल जो मैग्नेट्स यूज करते हैं वे डिफरेंट मटेरियल्स से बने होते हैं। द मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड दोज यूज्ड इन पेंसिल बॉक्सेस, स्टिकर्स, टॉयज आर ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जो स्कूल लेबोरेटरी में जो मैग्नेट्स देखते हैं या फिर पेंसिल बॉक्सेज में जो मैग्नेट्स यूज होते हैं, स्टिकर्स में जो मैग्नेट्स यूज होते हैं, ये देखिए स्टिकर्स हैं, ये इनमें मैग्नेट्स यूज होते हैं, या फिर टॉयज में जो मैग्नेट्स यूज होते हैं वो सभी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। फिगर 4.1 में यहाँ पर ये जो मैग्नेट्स हैं, इसमें ये मैग्नेट्स है, इसमें भी मैग्नेट है, इसमें भी मैग्नेट है, इसमें भी मैग्नेट है और इसमें भी मैग्नेट है, ये मैग्नेट्स हैं, इनमें ये सभी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। द मैग्नेट्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स, सम ऑफ विच आर शोन इन फिगर 4.2। तो देखिए आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं, जो मैन मेड मैग्नेट्स हैं। पहले जो मैग्नेट्स पाए जाते थे वो नेचुरल अकरिंग मैग्नेट्स होते थे, नेचर में अपने आप बने हुए थे। ऐसे पहाड़ थे मैग्नेट्स के, अपने आप बने होते थे। लेकिन अब है ना जो अब डिफरेंट मटेरियल्स के मैग्नेट्स बनाए जाते हैं और ये मैन मेड मैग्नेट्स हैं, मनुष्य ने बनाए हैं ये, तो इन्हें बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल और नेचुरल, दो तरह के मैग्नेट्स हो गए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल क्या हुए, जो नेचर में मिलते हैं, नेचुरल, और आर्टिफिशियल क्या हुए, मैन मेड। द मैग्नेट्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स, इनकी बहुत तरह की शेप्स हो सकती हैं, जैसे कि ये दिखा रखा है। देखिए ये है बार मैग्नेट, बार जैसा मैग्नेट, इस तरह से ये बार जैसा मैग्नेट, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। ये है यू शेप्ड मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट। ये है रिंग मैग्नेट, रिंग मैग्नेट। मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, इससे भी और बहुत तरह की शेप्स के मैग्नेट्स मिलते हैं। डू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली, क्या जो मैग्नेट्स हैं वो कुछ ही मटेरियल्स की बनी हुई चीज़ों पर चिपक सकते हैं या सब चीज़ों पर चिपक सकते हैं? नहीं, सब चीज़ों पर नहीं चिपक सकते। ये कुछ मटेरियल्स के बने ऑब्जेक्ट्स पर ही चिपक सकते हैं। यस, मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। तो ये जिन ऑब्जेक्ट से ये मैग्नेट्स चिपकते हैं वो किन किन मटेरियल्स से बने होती हैं, तो वो बनी होती है एक तो आयरन, आयरन से जो भी ऑब्जेक्ट बनते हैं उन पर ये मैग्नेट्स चिपक जाते हैं। कोबाल्ट से, कोबाल्ट एक मेटल होती है, उससे जो ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं उन पर ये चिपकती है। और निकिल, निकिल ये मेटल्स होती हैं, इनसे जो भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनसे ये मैग्नेट्स चिपकते हैं। उनके अलावा
और किसी पर नहीं चिपकते। तो ये है 4.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जिन मटेरियल्स पर ये मैग्नेट्स चिपकते हैं उनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिनसे ये नहीं चिपकते उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, कौन से? एक तो होते हैं मैग्नेटिक और दूसरे होते हैं नॉन मैग्नेटिक। जिनसे मैग्नेट्स चिपकते हैं उनको मैग्नेटिक बोलते हैं, जिनसे नहीं चिपकते उनको नॉन मैग्नेटिक बोलते हैं। एक्टिविटी 4.1 लेट अस एक्सप्लोर, और ज़्यादा खोज करें। ये एक्टिविटी 4.1 है, इसको पढ़कर हम और ज़्यादा खोज करेंगे। इसको पढ़ लेते हैं। कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें कलेक्ट करने, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स के ये ऑब्जेक्ट्स बने होने चाहिए। एंड ऑल्सो अ मैग्नेट, और एक मैग्नेट भी लेंगे। हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने जो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं और एक मैग्नेट भी लेना है। प्रेडिक्ट का मतलब होता है पहले से अनुमान लगाएं, मतलब पहले से अंदाज़ा लगा लें कि कौन सी चीज़ मैग्नेट से चिपक जाती है और कौन सी नहीं चिपकती। प्रेडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टू द मैग्नेट्स, राइट योर प्रेडिक्शन इन टेबल 1। मतलब हमें पहले चिपका कर नहीं देखना है चुंबक से, पहले ही हमें ये अंदाज़ा लगा लेना है, पहले से अनुमान लगा लेना है कि इन ऑब्जेक्ट्स में से कौन से तो चिपक जाएंगे, कौन से नहीं चिपकेंगे। तो चिपकने वालों को अलग लिख लेंगे, मतलब मैग्नेटिक एक टेबल बना लेंगे और उसमें एक तरफ मैग्नेटिक लिखेंगे, एक तरफ नॉन मैग्नेटिक लिखेंगे। और आपके अंदाजे से कौन से ऑब्जेक्ट्स मैग्नेटिक हैं वो लिख लेंगे और कौन से नॉन मैग्नेटिक हैं वो अलग लिख लेंगे। नाउ होल्ड अ मैग्नेट, अब आपको चिपका कर देखना है, उन ऑब्जेक्ट्स को चिपका कर देखना है। नाउ होल्ड अ मैग्नेट, अब आपको अपने हाथ में एक मैग्नेट पकड़ना है। एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन, और एक एक करके चिपका कर देखना है। ऑब्जर्व विच ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टिक टू द मैग्नेट, और ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मैग्नेट से चिपक गया है, कौन सा नहीं चिपका है। तो देखिए ये मटेरियल्स लिए हैं। आइडेंटिफाइंग द मटेरियल्स अटैच्ड बाय अ मैग्नेट, ये ऑब्जेक्ट्स लिए हैं और इनमें से ये देखना है कि कौन सा तो मैग्नेट से चिपक जाता है, कौन सा नहीं चिपकता है। तो ये लकड़ी जो है ये मैग्नेट से नहीं चिपकेगी, ये चिपक जाएगी, ये नहीं चिपकेगी। ये अगर लोहे की बनी है तो चिपक जाएगी, प्लास्टिक की बनी तो नहीं चिपकेगी। ये वायर है कॉपर की नहीं चिपकेगी। ये आयरन की है, चिपक जाएगी, ये नहीं चिपकेगी, ये चिपक जाएंगी। और इनमें ये माचिस है, ये नहीं चिपकेगी क्योंकि ये कागज़ की बनी है। ये स्केच कलर है, ये नहीं चिपकेगा। ग्लास नहीं चिपकेगा, ये चिपक जाएगी, ये नहीं चिपकेगा, ये भी नहीं चिपकेगा। और ये जो है ये चिपक जाएगा। ये पेंसिल नहीं चिपकेगी, ये भी नहीं चिपकेगा। और यहाँ पे ये है पेन, ये चिपक जाएगी और ये मैग्नेट भी चिपक जाएगा। तो इस तरह से आइडेंटिफाइंग द मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, किस मटेरियल को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है वो तो मैग्नेटिक हो गए, और जिनको अट्रैक्ट नहीं करता, अपनी तरफ नहीं खींचता, वो हो गए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1, ये एक टेबल बनानी है, ये इस तरह से एक टेबल बना लेनी है। और यहाँ पर जैसे पेंसिल, इरेजर, इसके बाद जो नेल है, ये इस टाइप से जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इन सब के नाम लिख लेने हैं। उसके बाद है ये है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, नेम लिख लेने हैं। उसके बाद है मटेरियल विच ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, और ये किससे बने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पेंसिल है, जैसे पेंसिल किससे बनी, लकड़ी से बनी है, वुड से, तो ये लिख लेना है। यहाँ पर इरेजर किससे बना है, रबड़ से बना है, रबड़ से। और आयरन नेल जो है, आयरन नेल किससे बनी है, आयरन से बनी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ग्लास है वो ग्लास से बना है। और वायर जो है, वायर वो कॉपर से बना है। तो इस तरह से लिख लेना है। अब तीसरे में क्या है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, येस और नो, येस और नो लिखना है। तो प्रेडिक्शन मतलब हमने क्या अनुमान लगाया था, हमने ये अनुमान लगाया था कि वुड जो है वो नहीं अट्रैक्ट होगी, रबड़ जो है वो भी अट्रैक्ट नहीं होगी, आयरन नेल अट्रैक्ट हो जाएगी, ग्लास अट्रैक्ट नहीं होगा। कॉपर हमने क्या अनुमान लगाया था, अगर मान लो यहाँ पर अनुमान लगाते कि ये येस कॉपर वायर है, ये अट्रैक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये लगाया हमने अनुमान, नो भी लगा सकते हैं, किसी का अनुमान नो भी आ सकता है, प्रेडिक्शन नो भी हो सकता है किसी का। मेरा येस था तो मैंने येस लिख दिया, नो होगा तो नो लिख देना यहाँ पर। अब ऑब्जर्वेशन क्या आई, ऑब्जर्वेशन यही आई कि जब हमने पेंसिल को चुंबक से चिपका कर देखा, मैग्नेट से चिपका कर देखा तो वो नहीं चिपकी। इरेजर को चिपका कर देखा, नहीं चिपका। नेल को, आयरन नेल को चिपका कर देखा, चिपक गया।
ग्लास को चिपका कर देखा, नहीं चिपका। वायर, कॉपर वायर को चिपका कर देखा, नहीं चिपका। तो ये है ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरह से सभी के यहाँ पर नाम लिख लेने हैं और यहाँ पर ये इस तरह से भर देना है। वाज योर प्रेडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, क्या सभी के लिए आपके प्रेडिक्शन सही थे? तो यहाँ पर देखिए मेरा एक प्रेडिक्शन गलत हो गया था, मैंने यहाँ पर यस लिखा था लेकिन नो आ गया यहाँ पर। विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट, कौन से मटेरियल मैग्नेट से चिपके हैं? व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, तो देखिए वो ऑब्जेक्ट्स जो आयरन से बने हैं वे तो मैग्नेट से चिपक गए और जो आयरन से नहीं बने हैं वे मैग्नेट से नहीं चिपके। ये हमारा कंक्लूजन है। मटेरियल्स मेड अप ऑफ आयरन स्टक टू द मैग्नेट एंड मटेरियल्स विच वर नॉट मेड अप ऑफ आयरन दे डू नॉट स्टक टू द मैग्नेट। ये हमारा कंक्लूजन है। थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हुए और उससे चिपक गए, वाइल अदर्स वर नॉट, और कुछ मैग्नेट से नहीं चिपके। अब यहाँ से द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब मैग्नेट है ना, कुछ मटेरियल्स को अपनी तरफ खींचता है और कुछ मटेरियल्स को अपनी तरफ नहीं खींचता है। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे कि द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन जो है ना वो मेटल है। मेटल्स और नॉन मेटल्स भी अगले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। तो जो आयरन है वो मेटल है। मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। निकल एंड कोबाल्ट भी, ये भी मैग्नेटिक मेटल्स हैं। और अदर मेटल्स दैट आर आल्सो मैग्नेटिक, ये भी मैग्नेटिक हैं। कौन कौन से? निकल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर आल्सो मैग्नेटिक। सम ऑफ देयर combinations with other metals are also attracted towards magnet। कुछ और मेटल्स होती हैं जिनके कम्बिनेशंस को भी मैग्नेट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कुछ और मेटल्स भी होती हैं जो दूसरी मेटल्स के साथ अगर कंबाइन की जाती हैं तो उनको भी मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आपके स्टैंडर्ड तक सिर्फ यही हम पढ़ते हैं कि आयरन, निकल और कोबाल्ट, इनसे बने हुए ऑब्जेक्ट्स को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेट्स आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। वे मटेरियल्स जिनको मैग्नेट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। उन्हें कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि कुछ चीज़ों को, कुछ पदार्थों को मैग्नेट्स अपनी तरफ खींचते हैं, अपने से चिपका लेते हैं, उन्हें कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। कुछ पदार्थों को जो चुंबक होते हैं या मैग्नेट जो होते हैं वो अपनी तरफ नहीं खींचते हैं या अपने से नहीं चिपकाते हैं, उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। डू ऑल पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली? क्या मैग्नेट के सभी पार्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स को इक्वली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? यानी ये मान लीजिए एक मैग्नेट है, अगर हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को इसकी तरफ लाते हैं तो यहाँ से उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या यहाँ से इस वाले हिस्से से ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करेगा या इस वाले हिस्से से उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? क्या मैग्नेट के सभी हिस्सों से वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को इक्वली अट्रैक्ट करेगा या अलग अलग अट्रैक्ट करेगा? यानी ये मान लो मैग्नेट है तो यहाँ से वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या यहाँ से कम अट्रैक्ट करेगा या यहाँ से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या यहाँ से कम करेगा? तो ये हमें देखना है कि मैग्नेट के सभी पार्ट्स जो है वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को इक्वली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। विच मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 4.1 वर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक? तो ये यहाँ पर जो ये है टेबल 4.1, टेबल 4.1 में कौन से मटेरियल्स नॉन मैग्नेटिक हमें मिले हैं? ये नॉन मैग्नेटिक है, ये नॉन मैग्नेटिक है, ये नॉन मैग्नेटिक है, ये नॉन मैग्नेटिक है। इस तरह से यहाँ पर मैंने ये जो है कट लगाया, ये तो नॉन मैग्नेटिक है और जो ये टिक लगा रखा है ये मैग्नेटिक है।
ये आप यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर इस टेबल में। अब है पोल्स ऑफ मैग्नेट। देखिए जो मैग्नेट होता है ना, उसके 2 पोल्स होते हैं। किसी भी शेप का मैग्नेट हो, चाहे किसी भी शेप का मैग्नेट होता है, उसके 2 पोल्स होते हैं और मैग्नेट के एंड्स पर होते हैं ये पोल्स। मतलब ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट इस तरह का होता है, बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट है और इसका एक एंड ये है और इसका एक एंड ये है। तो मैग्नेट्स के 2 पोल्स होते हैं, किसी भी मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं और वो उसके एंड्स पर होते हैं। तो ये 2 पोल्स हैं इसके। एक पोल होता है नॉर्थ पोल और एक पोल होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब आप ये कहेंगे कि ये जो होता है ये यू शेप्ड मैग्नेट दिखा रखा था ना ऊपर, उसके 2 पोल्स कहाँ पर होते हैं? तो ये होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। और जो रिंग मैग्नेट दिखा रखा, रिंग मैग्नेट, उसके पोल्स कहाँ पर होते हैं? तो रिंग मैग्नेट के एक तरफ एक पोल, दूसरी तरफ दूसरा पोल, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे आधा, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इस तरह से। तो मैग्नेट्स के 2 ही पोल होते हैं, चाहे किसी भी शेप का मैग्नेट हो, उसके 2 ही पोल्स होते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक्टिविटी 4.2 है लेट अस इन्वेस्टिगेट। हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि मैग्नेट्स के जो पोल्स होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं। आइए जांच करें। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब जांच करना। स्प्रेड सम आयरन फाइलिंग्स वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन। आयरन फाइलिंग्स किसे बोलते हैं? बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे आयरन के पीसेज होते हैं। बुरादा, आयरन का बुरादा। आपने वहाँ पर देखा होगा, कई जगह पर ऐसी मशीनें लगी होती हैं जहाँ पर आयरन को छीला जाता है, लोहे को छीला जाता है, तो वहाँ पर लोहे का बुरादा बन जाता है। जैसे लकड़ी का बुरादा होता है ना, उस तरह से लोहे का भी बुरादा होता है, तो उसे बोलते हैं आयरन फाइलिंग्स। छोटे छोटे पीसेज, आयरन के बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पीसेज। तो आयरन फाइलिंग्स लेना है और उसे एक शीट पर फैला देना है। ये मान लीजिए कागज़ ले लिया और इस पर आयरन फाइलिंग्स को ऐसे फैला देंगे। ये एक पेपर लेंगे और इस पर ये आयरन फाइलिंग्स इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे, इस तरह से फैला देंगे। फिर एक चुंबक लेंगे और इस पूरी शीट पर ऐसे इस चुंबक को ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पर पूरे पर घुमाएंगे। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम, टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स टू द आयरन फाइलिंग्स। टैप द पेपर मतलब थोड़ा थोड़ा पेपर को थपथपाएंगे और हम ध्यान से देखेंगे कि जो ये आयरन फाइलिंग्स है, इनके साथ क्या हुआ, मतलब कहाँ गई ये सब। इनको ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ, आयरन फाइलिंग्स का क्या हुआ। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट। क्या आपने कुछ स्पेशल ऑब्जर्व किया, कुछ स्पेशल चीज़ ऑब्जर्व की है क्या आपने जो आयरन फाइलिंग्स मैग्नेट से चिपकी हैं, क्या उनका एक अलग सा तरीका ऑब्जर्व किया है कि वो अलग ही तरीके से चिपकी हैं। यानी डू द आयरन फाइलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली। क्या पूरे मैग्नेट पर जो आयरन फाइलिंग्स चिपकी हैं, क्या पूरे मैग्नेट पर बराबर बराबर चिपकी हैं। मतलब यहाँ पर मान लीजिए ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पर कम हो सकती हैं, इधर कम हो सकती है, यहाँ पर ज़्यादा हो सकती हैं, या फिर सारे पर एक जैसी चिपकी हैं। क्या आपने ऐसा कुछ ये ऑब्जर्व किया है कि जो आयरन फाइलिंग्स हैं पूरे मैग्नेट पर एक जैसी चिपकी हैं? क्या ये ऑब्जर्व किया है? और डू द आयरन फाइलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेसेज। क्या फिर ये ऑब्जर्व किया है कि आयरन फाइलिंग्स कुछ प्लेसेज पर, मैग्नेट पर कुछ प्लेसेज पर ज़्यादा चिपकी हैं और कुछ पर कम चिपकी हैं, ये ऑब्जर्व किया है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? देखिए ये आ गया है हमारे पास क्लियर। तो देखिए ये आ गया हमारे पास, जैसे आयरन फाइलिंग्स मैग्नेट पर चिपकती हैं, इस तरह से मैग्नेट पर ये आयरन फाइलिंग्स चिपकती हैं। यहाँ पर देखिए ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन बीच में यहाँ पर कम है, बीच में कम है। यानी इनके जो एंड्स हैं उन पर आयरन फाइलिंग्स ज़्यादा चिपकी हैं। ये एंड्स हैं, मैंने पहले ही बताया था, ये साउथ एंड है, ये नॉर्थ है। तो एंड्स को क्या कहते हैं? पोल्स। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेट के पोल्स पर आयरन फाइलिंग्स ज़्यादा चिपकी हैं और बीच में कम चिपकी हैं।
वी फाइंड, अब हम क्या फाइंड करते हैं, वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फाइलिंग स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, जो मैग्नेट है उसके एंड्स पर ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स चिपकी हैं, एज सोन इन फिगर, जैसे कि फिगर में दिखा रखा है। वाइल आ वेरी फ्यू आयरन फाइलिंग स्टिक एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेट, जबकि मैग्नेट का जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर आयरन फाइलिंग से कम चिपकी, यहाँ पर देखिए बहुत ही कम चिपकी हैं। तो ये हमें डिफरेंस पता लग गया है कि मैग्नेट के एंड्स पर ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स चिपकी हैं और अदर पार्ट्स पर कम चिपकी हैं। इफ़ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विद मैग्नेट्स ऑफ अदर शेप्स डू वी गेट द सेम रिजल्ट? यस, अगर हम कोई और शेप का अगर मैग्नेट लेंगे तो हमें सेम रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, हमें सेम रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम यू शेप्ड मैग्नेट लेते हैं और उस पर आयरन फाइलिंग्स अगर चिपका कर देखते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर ज़्यादा चिपकेगा और यहाँ पर कम चिपकेगा। ये आयरन फाइलिंग्स जो है वो एंड्स पर ज़्यादा चिपकेंगे और अदर पार्ट में कम चिपकेंगे। तो ये जो मैग्नेट के एंड्स हैं इन्हें क्या कहते हैं? दीज एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। दीज एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ये जो मैग्नेट्स हैं इनके एंड्स को क्या कहते हैं? पोल्स। तो ये दो एंड्स हैं, इनको कहते हैं दो पोल्स। और इन पोल्स के नाम क्या है मैंने पहले ही बता दिया था, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। यहाँ पर देखिए नॉर्थ पोल के लिए N लिखा है यहाँ पर ये, और साउथ पोल के लिए S लिखा है। नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मोस्ट ऑफ द आयरन फाइलिंग स्टिक टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप। कोई भी शेप हो, यहाँ पर पूछा है ना कि क्या कोई और शेप होगी, उस पर भी ये आयरन फाइलिंग्स ऐसे ही चिपकेंगी। हाँ, मोस्ट ऑफ द आयरन फाइलिंग्स स्टिक टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप का मैग्नेट हो ऐसे ही चिपकेंगी ये, मतलब पोल्स पर ज़्यादा चिपकेंगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। इसको नोट करें कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल। सिंगल पोल का मैग्नेट कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर एक मैग्नेट को तोड़ दिया जाए, अगर एक मैग्नेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो भी उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। अब ये कैसे हो सकते हैं? देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक बड़ा मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और इसका ये पोल नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर हम इसको यहाँ से तोड़ दें, यहाँ से, तो ये हमारे पास हो गए दो टुकड़े, एक हो गए ये और एक हो गए ये। अब यहाँ पर नॉर्थ पोल था ना, यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर था साउथ पोल। तो देखिए ये एक पीस बन गया ना, ये तो पूरा बड़ा था और इसका एक पीस ये बन गया और दूसरा पीस ये बन गया। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल था, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल था, इसके अपोजिट यहाँ पर बन जाएगा साउथ पोल। और यहाँ पर देखिए ये साउथ पोल था, ये इसके अपोजिट यहाँ पर बन जाएगा नॉर्थ पोल। ऐसे अगर हम इनमें से भी, इनको भी अगर तोड़ते हैं, इसको भी मान लीजिए तोड़ लिया, तो इसका ये बना एक टुकड़ा, यहाँ पर ये एक पीस बन गया और एक पीस बन गया ये, यहाँ पर N है ना, यहाँ पर साउथ बन गया और यहाँ पर S है तो यहाँ पर नॉर्थ बन गया। मतलब अगर एक मैग्नेट को तोड़ते जाएंगे तो उसके पोल्स जो है ना, पोल्स अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन उसके दूसरी तरफ अपने आप ही जो अपोजिट पोल है वो क्रिएट हो जाएगा। नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैग्नेट। मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा छोटा मैग्नेट होगा ना, बहुत ही ज़्यादा छोटा मैग्नेट, उस पर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जरूर होंगे। अ सिंगल नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। एक सिंगल नॉर्थ पोल या साउथ पोल कभी भी नहीं हो सकता। शुरू में क्या आया था कि मैग्नेट से, जो सेलर्स हैं ना, वो मैग्नेट से डायरेक्शंस का पता लगाते थे। अब ये कैसे पता लगाते थे? फाइंडिंग डायरेक्शंस। मैग्नेट्स की हेल्प से डायरेक्शंस का पता कैसे लगाया जाता है? फाइंडिंग डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। एक्टिविटी 4.3 लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में क्या करना है? सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू द मिडल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इन फिगर 4.5। यहाँ पर ये एक बार मैग्नेट लेना है, इसको बीच में से एक
ऐसे धागे से बांधकर यहाँ पर लटका देना है। यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस्ड हॉरिजेंटली। और हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो डोरी है ना, ये जो थ्रेड है, ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए। ये ऐसे मैग्नेट है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे टेढ़ा सा कि आधा यहाँ से बांध दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या होता है, मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये तो ये जो डोरी है ना, यहाँ से नहीं बांधनी है, ऐसे यहाँ से नहीं, यहाँ से भी नहीं बांधनी, बिल्कुल बीच में से बांधनी है, नहीं तो ये ऐसे टेढ़ा होगा। तो मैग्नेट को जो है ना बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे इस तरह से। और ये ध्यान रखना है कि आसपास में कोई भी आयरन की चीज़ ना हो, यहाँ आसपास में आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। यू मे नीड टू एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द स्ट्रिंग टिल द मैग्नेट इज बैलेंस्ड हॉरिजेंटली। मैग्नेट जो है हॉरिजेंटली बैलेंस होना चाहिए। हॉरिजेंटली बैलेंस का मतलब यही है कि ऐसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे, ये ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इस टाइप से ऐसे, या फिर इस तरह से ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे, ये बिल्कुल इस तरह से सीधा रहना चाहिए जैसे ये है। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। अब इस मैग्नेट को थोड़ा घुमाना है, ऐसे घुमा देना या फिर ऐसे घुमा देना, इसको घुमाना है, रोटेट करना है। और फिर थोड़ी देर इसको छोड़ देना है, फिर इसको रेस्ट में आने देना है। घुमा देना पहले तो, फिर अपने आप ही इसको रेस्ट में आने देना है। मार्क द पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड और ऑन द पीस ऑफ पेपर स्टक टू द ग्राउंड। एक यहाँ पर ग्राउंड अगर साफ़ है तो ग्राउंड पर यहाँ पर देखिए, जैसे ये बताया था ना मैंने पहले कि मैग्नेट के ऊपर ऐसे एन या एस बना होता है। जैसे यहाँ पर एन बना हुआ है, यहाँ पर एन या फिर एस या फिर दोनों ये लिखे होते हैं, या फिर सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा। ये एक मैग्नेट है, यहाँ पर एक पॉइंट होगा तो उसको नॉर्थ पोल मानते हैं, पॉइंट होगा। तो यहाँ पर जो भी पोल जिस तरफ रुके वहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर अगर एन इस तरफ रुकता है तो एन यहाँ लिख देना है, एस इधर लिख देना है। अगर एन यहाँ रुकता है तो एन यहाँ लिख देना है, एस इधर लिख देना है। और अगर ये जो है ना फ्लोर अगर साफ़ नहीं हो तो एक जो पेपर यहाँ पर वाइट पेपर यहाँ पर चिपका देना है और उस पर लिख देना है। एन अगर इस तरफ रुके तो एन इस तरफ लिख देना है, एस इस तरफ। और अगर एन इस तरफ रुके तो यहाँ पर लिख देना है, एस लिख देना है। मार्क द पोजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड or on the piece of paper stuck to the ground. Join these two points on the ground with the line। और इन पॉइंट्स को, जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉइंट बना दिया और ये एक पॉइंट बना दिया, इसको फिर ज्वाइन कर देना है, ऐसे ज्वाइन कर देना है। Join these two points on the ground with a line. This line indicates the direction along which the magnet comes to rest। और ये जो लाइन है इससे क्या पता लगता है, ये डायरेक्शन बताती है कि किस तरफ जो ये मैग्नेट है रुका है, किस डायरेक्शन की तरफ ये मैग्नेट रुका है। दिस लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट कम्स टू रेस्ट। मान लीजिए यहाँ पर एन लिख दिया, यहाँ पर एस लिख दिया, तो ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रुका है। फिर दोबारा से इस मैग्नेट को फिर से रोटेट करना है और फिर से इसको रेस्ट में आने देना है। डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन। तो ये जो मैग्नेट है क्या ये सेम लाइन के अलोंग रेस्ट में आया है, इसी तरह से रेस्ट में आया जैसे पहले से आया था, या फिर ये घूम गया है, या फिर ऐसे रेस्ट में आया है, ऐसे सामने, या फिर ऐसे आया है, या फिर ऐसे रेस्ट में आया है, या फिर ऐसे रेस्ट में आया है, या फिर ऐसे सीधे ऐसे ही रेस्ट में आया है। ये देखना है आपको। दूसरी बार ये उसी तरह से ही रेस्ट में आया है, उसकी डायरेक्शंस उसी तरह से हैं या कुछ अलग हैं, ये नोट करना है, ऑब्जर्व करना है और लिख देना है। ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है। फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब ये कि ये फ्री लटका हुआ है, फ्रीली लटका रखा है, इसको बाहर से ना तो पकड़ा गया है ना किसी चीज़ से टच है ये। What directions does this line indicate along which the magnet rests? How can we find out it? अब ये जो मैग्नेट है ना ये रेस्ट में आया है, तो वो कौन सी डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेट रेस्ट में आया है, मतलब रुका है। जिस डायरेक्शन में ये रुका है वह कौन सी डायरेक्शन है। हाउ कैन वी फाइंड आउट, और हम इसे कैसे पता लगा सकते हैं। इफ़ वी हैव नोटिस्ड द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेज और सेट्स। हमें ये पता है कि सूर्य किस तरफ उगता है और किस तरफ छिपता है। अगर हमने ये कभी ध्यान दिया है कि किस तरफ सूरज उगता है
या किस तरफ छिपता है। वी हैव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ वेयर ईस्ट और वेस्ट, या फिर हमें ये पता है कि ईस्ट किस तरफ है और वेस्ट किस तरफ है, थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया है। हैंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट, तो फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेट है वो किस डायरेक्शन की तरफ रुका है। तो ये तो हमें पता होगा कि जो सन राइज होता है, सन कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है, तो सन राइज इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट। और सनसेट कहाँ होता है, सनसेट्स इन वेस्ट। और सन पूरे दिन कौन सी डायरेक्शन में रहता है, सन रिमेन्स पूरे दिन किस डायरेक्शन में रहता है, इन साउथ डायरेक्शन। देखिए एस फॉर सन, एस फॉर साउथ। और किस डायरेक्शन में सन दिखता ही नहीं हमें, नॉर्थ में नहीं दिखता। सन इज नॉट सीन इन नॉर्थ, नो, एन फॉर नॉर्थ, नो नहीं दिखता है, नॉट सीन। और सन हमेशा दिखता है साउथ में। और सन राइजिज, सन सुबह सोकर उठता है ईस्ट में। देखिए ऐसा लग रहा है ना, ये उठकर बैठ गया है सन और ऊपर पैर करके सो गया है। सन सेट्स इन वेस्ट, सो गया है, देखिए ऊपर पैर करके आराम से सो गया है। तो सन जो है सुबह उठता है ईस्ट में, सन सोता है वेस्ट में। और सन रिमेन्स इन, दिन में कहाँ रहता है, साउथ में, एस फॉर सन, एस फॉर साउथ। सन इज़ नॉट सीन इन, और सन कभी भी नॉर्थ में दिखता ही नहीं है। तो ये 4 डायरेक्शंस होती हैं, आपके टीचर ने आपको बताया होगा। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। सन जो है यहाँ पर दिखता है सुबह सुबह और यहाँ पर पूरे दिन रहता है, यहाँ से पूरे दिन यहाँ पर रहता है, यहाँ पर साउथ में। और यहाँ पर जाकर छिप जाता है यहाँ पर। और नॉर्थ में तो कभी दिखाई नहीं देता, नो नो नो, एन फॉर नॉर्थ। और नो नो नो, नो सन कभी नहीं दिखाई देता। तो ये आपको समझ आ गया होगा। डायरेक्शंस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो जब भी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ते हैं, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब भी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ा जाता है तो जब भी वो रेस्ट में आता है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट में आता है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल। जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता है उसे नॉर्थ सीकिंग पोल बोला जाता है, नॉर्थ पोल। और जो पोल साउथ डायरेक्शन की तरफ रुकता है उसको साउथ पोल बोला जाता है, साउथ सीकिंग पोल। तो एक पोल है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट जो नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता है। अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ सीकिंग, या फिर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। A freely suspended magnet rests along the north-south direction because our Earth itself behaves like a giant magnet। तो देखिए जब भी किसी भी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ा जाता है तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी। अगर हम एक मैग्नेट को ऐसे बांध कर छोड़ देंगे, घुमा देंगे इसको, ऐसे घुमाकर अगर छोड़ेंगे तो वो जब भी रुकेगा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लेना इसको उल्टा रोकने की। अगर हम हाथ से इसको उल्टा रोकेंगे, नॉर्थ इस तरफ साउथ इस तरफ, तो भी ये घूमकर अपने आप ही ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पहले की तरह ही आ जाएगा। तो जब भी किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, फ्रीली लटकाया जाता है, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो अर्थ है ना वो भी एक बड़े से मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। हमारे अर्थ में एक बहुत बड़ा मैग्नेट माना जाता है और इसलिए हमारी अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह ही
बिहेव करती है। तो ये नोट करेंगे, A freely suspended magnet rests along north-south direction because our Earth itself behaves like a giant magnet. Repeat this activity with a small iron bar in place of bar magnet. हम एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा लेंगे, लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उससे फिर इस एक्टिविटी को करके देखेंगे। मतलब मैग्नेट की जगह हम एक लोहे का टुकड़ा लेंगे और लोहे के टुकड़े को एक धागे से बांधकर ऐसे लटकाएंगे और फिर हम ये एक्टिविटी करेंगे, मतलब इसको घुमा देंगे, इसको लोहे के टुकड़े को ऐसे घुमाएंगे और फिर इसको रेस्ट में आने देंगे। फिर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्या ये भी हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है? ये जो लोहे का टुकड़ा, क्या ये भी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है? इट डज नॉट, नहीं, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं रुकता। कभी इस तरफ रुक जाता है, कभी इस तरफ रुक जाता है, ऐसे रुक जाता है, कभी ऐसे रुक जाता है। तो हम ये देखेंगे कि ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं रुकता। इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन में रुक जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट ओनली मैग्नेट्स रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये पता लगता है कि जो मैग्नेट्स होते हैं ना वो ही हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकते हैं। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स अस विद अ वे टू टेस्ट वेदर अ पीस ऑफ मेटल इज मैग्नेट और नॉट। तो इस एक्टिविटी को हम ये चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं कि कोई भी मेटल का पीस, मान लीजिए कोई भी हमारे पास मेटल का एक छोटा सा पीस है, क्या वो मैग्नेट है या नहीं, उसको हम ऐसे लटका देंगे, धागे से बांधकर ऐसे लटका देंगे और इसको घुमा देंगे, थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। तो अगर वो हमेशा ही हर बार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है तो मैग्नेट है, अगर वो हर बार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं रुकता है तो मैग्नेट नहीं है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ A freely suspended magnet is always rest along the north-south direction is used to find directions। और इसी तरह से ही डायरेक्शंस का पता लगाया जाता है। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी के कारण, मतलब जब भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, फ्रीली लटकाया जाता है, तो वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। इस तरह से ही डायरेक्शंस का पता लगाया जाता है। भाई हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का अगर पता लग जाए, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो इसके इस तरफ ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ये पता लग जाता है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता लगाने के लिए इस मैग्नेट को ऐसे फ्रीली लटकाया जाता है और फिर उससे अदर डायरेक्शंस भी पता लगाई जाती हैं। बेस्ड ऑन दिस, इसी पर आधारित, इसी पर बेस्ड अ स्मॉल डिवाइस कैन कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास वाज डेवलप्ड इन ओल्डन डेज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। और मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी के कारण कि जब भी मैग्नेट को फ्रीली लटकाया जाता है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है एक स्मॉल डिवाइस मैग्नेटिक कंपास, जिसे मैग्नेटिक कंपास बोला जाता है, ये बनाया गया और इससे फिर डायरेक्शन का पता लगाया जाता था। और इसे अब भी इन दिनों भी यूज़ किया जाता है इसको, ये नहीं है पहले ही यूज़ किया जाता था, अब भी डायरेक्शंस को पता लगाने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज किया जाता है। इट हैज़ अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल विच कैन रोटेट फ्रीली। मैंने पहले ही बताया था, ये है मैग्नेटिक कंपास, ये है मैग्नेटिक कंपास, इसमें ये एक नीडल लगी हुई है, ये मैग्नेटिक नीडल है, मतलब बिल्कुल छोटा सा एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट से बनी हुई एक नीडल है और एक तरफ ये रेड सा है। इस रेड का मतलब ये है कि ये इस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है। ये जो है रेड लिख रखा है ना, ये ना जो रेड पेंट कर रखा है, इसका मतलब है ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है। और यहाँ पर देखिए ये है नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि मैग्नेटिक नीडल के नीचे आ गया है, नॉर्थ एन लिखा है। यहाँ पर साउथ ये एस लिखा है, यहाँ पर ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर साउथ ईस्ट है और साउथ वेस्ट है। ये सभी डायरेक्शंस इस मैग्नेटिक कंपास पर लिखी होती हैं। और जहाँ पर हम डायरेक्शन का पता लगाना चाहते हैं वहाँ पर इस मैग्नेटिक कंपास को लेकर जाएंगे और इसको पहले तो हम इस पर सेट कर देंगे, इस पर नॉर्थ की तरफ हम इस नीडल को सेट करेंगे और फिर हम ऐसे फ्रीली छोड़ देंगे इसको, मतलब अपनी हथेली पर रखकर फ्रीली छोड़ देंगे या कहीं पर भी रख देंगे इसको। तो जिस डायरेक्शन में ये वाला सिरा, ये वाला एंड होगा, तो उस डायरेक्शन का पता लग जाएगा। अगर ये इस तरफ रुकेगा तो ईस्ट डायरेक्शन होगा, अगर इस तरफ रुकेगा तो साउथ ईस्ट होगा। इस तरह से मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो में ये देख सकते हैं कि किस तरह से मैग्नेटिक कंपासेस डायरेक्शंस का पता लगाते हैं। इट हैज़ अ मैग्नेट
इन द शेप ऑफ नीडल विच कैन रोटेट फ्रीली। ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना, जो ये फ्रीली घूम सकती है। द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करती है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन, और इस कंपास को वहाँ पर रखा जाता है जहाँ पर हमें डायरेक्शंस का पता लगाना है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द नीडल कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेटेड until the north and south marked on the dial are aligned with the needle. Now all directions at all places are indicated on the dial. तो मैंने बता दिया था सबसे पहले हम इसको यहाँ पर रोटेट करके नॉर्थ साउथ में लाते हैं और फिर उस जगह पर रख देते हैं जहाँ पर हमें डायरेक्शन पता लगानी है। तो फिर नीडल जिस भी डायरेक्शन पर आती है तो हमें पता लग जाता है कि ये वाली डायरेक्शन है। इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि मैग्नेटिक कंपास से कैसे डायरेक्शंस का पता लगाया जाता है। अ मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली स्मॉल सर्कुलर बॉक्स विद अ ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट। मैग्नेटिक कंपास जो होता है ना, एक सर्कुलर बॉक्स होता है और इसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट कवर होता है। ऊपर एक शीशे का, कांच का या फिर प्लास्टिक का एक कवर होता है, ट्रांसपेरेंट कवर। एज शोन इन फिगर, द मैग्नेट इन द शेप ऑफ नीडल इज माउंटेड ऑन अ पिन, और एक पिन पर ये पिन है बीच में, ये देखिए एक पिन है और इस पर मैग्नेटिक नीडल लगी हुई है। पिन स्टैंडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स, दिस नीडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट ईजीली, और ये जो नीडल है ये ईजीली घूम सकती है। that it can rotate freely. The end of the needle which rests in the north direction is usually painted red. नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो एंड रुकता है उसे रेड पेंट किया जाता है ज़्यादातर। बिलो द नीडल देर इज डायल विद द डायरेक्शन मार्क्ड ऑन, और इसके नीचे एक डायल होता है जिस पर ये डायरेक्शंस लिखी होती हैं। मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास, क्या हम अपना कोई मैग्नेटिक कंपास बना सकते हैं? खुद बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो कैसे? हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास? मोर टू नो मतलब देखिए ये कैसा होता है ये बता दिया है, मोर टू नो में ही बताया है। तो हम एक मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 4.4, यानी मैग्नेट बनाने के लिए हम एक्टिविटी 4.4 करते हैं और ये सीखेंगे कि किस तरह से मैग्नेट बनाया जा सकता है। Collect a few materials like cork piece, iron sewing needle, a permanent bar magnet and glass bowl and water. हमें देखिए चुंबक बनाने के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक कॉर्क पीस चाहिए, कॉर्क का एक टुकड़ा, और लोहे की एक मशीन वाली सुई चाहिए, जो मशीन में सुई लगती है ना वो चाहिए, और वो लोहे की होनी चाहिए। अ परमानेंट बार मैग्नेट होना चाहिए, एक बार मैग्नेट जो होता है ना वो, और बार शेप का होना चाहिए। ग्लास बाउल, एक कांच का प्याला होना चाहिए, कटोरा होना चाहिए, और पानी होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो सुई है, जो सीविंग मशीन की सुई है उसको वुडन टेबल पर रख देंगे, एक मेज पर रख देंगे, जो लकड़ी की मेज होती है ना उस पर रख देंगे। देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड। अब देखिए ये हम मैग्नेट लेंगे और मान लीजिए यहाँ पर हम एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम यहाँ पर रख लेंगे, ये नॉर्थ पोल है, और फिर इसको हम ऐसे इससे टच करके ऐसे घिसटाते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे, यहाँ तक इसको ऐसे मैग्नेट को, और फिर मैग्नेट को उठा लेंगे यहाँ पर आने पर, फिर मैग्नेट को उठा लेंगे, फिर दोबारा से यहीं टच करेंगे इस वाले एंड पर, फिर दोबारा ऐसे खिसकाएंगे, इसको रगड़ कर निडल से रगड़ कर ऐसे इस तरफ खिसकाएंगे। ऐसा हम 30-40 बार करेंगे। इसको देखिए मैग्नेट को ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम। मैग्नेट को यहाँ पर रखा एक एंड पर, यहाँ पर निडल के इस एंड पर रखा और यहाँ तक ले गए, और फिर छोड़ दिया, उठा लिया मतलब उसको, फिर दोबारा से यहाँ रखा और यहाँ तक ले गए, फिर दोबारा से यहाँ तक रखा, यहाँ तक ले गए। तो ये हमें 30 से 40 बार करना है। और फिर हम थोड़ा सा लोहे का चूर्ण लेंगे, जो आयरन फाइलिंग से ना वो लेंगे, और उनसे फिर इस निडल को चिपका कर देखेंगे। अगर ये निडल चिपक जाती है तो इसका मतलब ये जो निडल है ना ये भी मैग्नेट बन गई है। Place iron sewing needle on a wooden table, then keep any one pole of the magnet at one end of the needle. Move the magnet over the needle along its length as shown in figure. जैसे कि मैंने बताया है इस तरह से मूव करना है। When it reaches the other end of the needle,
लिफ्ट इट अप, फिर इसको उठा लेना है, फिर दोबारा से पहले वाले एंड पर लेकर आना है। ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट यू स्टार्टेड विद टू द सेम एंड ऑफ द सीविंग नीडल फ्रॉम विच यू बिगिन। ऐसे जैसे मैंने बताया है, जहाँ से शुरू किया था यहाँ तक ले जाना है, फिर दोबारा से यहीं से शुरू किया यहाँ तक ले जाना है, फिर मैग्नेट को उठाकर यहाँ से यहाँ तक फिर ले जाना है। तो इस तरह से हमें 30 से 40 बार इसको करना है। ब्रिंग सम आयरन फाइलिंग्स, फिर आयरन फाइलिंग्स लाएंगे इसके पास या फिर स्टील की पिन्स लाएंगे और उनको इस नीडल से चिपका कर देखेंगे। इफ द पिन्स और आयरन फाइलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू द नीडल देन दैट मीन्स दैट द नीडल हैज़ बिकम मैग्नेट। अगर ये आयरन फाइलिंग्स या पिन्स जो है अगर ये नीडल से चिपक जाती हैं तो इसका मतलब जो नीडल है ना ये मैग्नेट बन गई है, हमने इसको मैग्नेट बना लिया है। फिर क्या करना है, एक कोर्क लेना है, लकड़ी का एक टुकड़ा जिसे कोर्क कहते हैं, लकड़ी का एक ढक्कन होता है वो, उसे कोर्क कहते हैं, लैब में काम आता है ये। इसमें हम इस सुई को ऐसे इसके अंदर लगा देंगे और फिर हम जो कटोरा है ना इसमें पानी भरेंगे और उसमें इसको छोड़ देंगे ऐसे, और पास दिस नीडल थ्रू द कोर्क हॉरिजेंटली, फ्लोट द कोर्क इन ग्लास बाउल फिल्ड विद वाटर, ग्लास बाउल में हम उसको तैराएंगे सच दैट द नीडल ऑलवेज रिमेन्स अबाव द लेवल ऑफ वाटर। तो ये देखिए, ये जो कोर्क है ना, एक कोर्क जो होता है इसमें नीडल को इस तरह से लगाएंगे ऊपर ऊपर, यहाँ अंदर तक नहीं लगाएंगे, यहाँ ऊपर ऊपर लगाएंगे ताकि ये नीडल जो है ना पानी के अंदर ना डूबे। व्हेन द नीडल कम्स टू रेस्ट, जब ये नीडल रेस्ट में आती है, योर मैग्नेटिक कंपास इज रेडी टू यूज, तो हमारा मैग्नेटिक कंपास जो है बन गया है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब ये नीडल रेस्ट में आती है तो जिस डायरेक्शन में ये रेस्ट में आती है, दो डायरेक्शन में रेस्ट में आएगी, एक तरफ ये और एक तरफ ये, तो फिर हम उन डायरेक्शंस को नोट करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं, और ये बन गया हमारा एक मैग्नेटिक कंपास। नोट द डायरेक्शन इन विच आइदर साइड ऑफ द नीडल पॉइंट्स, रोटेट द कोर्क जेंटली, फिर हम इस कोर्क को थोड़ा सा हिलाएंगे, रोटेट करेंगे, फिर ये जब तक ना रुके, जब तक मतलब ये रोटेट होना स्टॉप कर दे, रुक जाए, तब हम फिर से इसको फिर से नोट करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में ये जो नीडल है ये कौन कौन सी डायरेक्शन में रुकी है। फिर उसको रिपीट करेंगे 2-3 बार, फिर रिपीट करेंगे, हर बार हम नोट करेंगे कि ये नीडल जो है ना ये किस किस डायरेक्शन में रुकी है। डू द एंड्स ऑफ द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, क्या जो नीडल है उसकी जो एंड्स हैं वो हमेशा सेम डायरेक्शन में ही रुकते हैं। इसका आंसर आएगा येस, ये सेम डायरेक्शन में ही हर बार रुकती है क्योंकि हमने इसे मैग्नेट बना दिया है और ये मैग्नेटिक नीडल बन गई है और ये बन गया हमारा कंपास। डू यू नो, क्या आप जानते हो, मच बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मॉडर्न मैग्नेटिक कंपास, आजकल जो मैग्नेटिक कंपास यूज़ किया जाता है ना बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ये जो मैग्नेटिक कंपास है ना ये यूज़ किया जाता है आज के टाइम। अ डिवाइस सिमिलर टू द कंपास नीडल मेड बाय यू, जो डिवाइस हमने बनाया है ना, जो नीडल से हमने मैग्नेटिक कंपास बनाया है, वाज यूज्ड बाय इंडियन फॉर नेविगेशन एट सी, समुद्रों में डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए जो इंडियंस हैं ना वो इस तरह का ही मैग्नेटिक कंपास यूज करते थे, इस तरह का जो हमने बनाया है। इट कंसिस्टेड ऑफ मैग्नेटाइज्ड फिश शेप्ड आयरन पीस, इसमें एक मछली के जैसे आकार का एक लोहे का टुकड़ा होता था, मछली की शेप का, कैप्ट इन वेसल, और एक ऑयल के वेसल में, मतलब एक बर्तन में ऑयल भरा होता था उसमें फिर इसको रख दिया करते। इट वॉज कॉल्ड मत्स्य यंत्र, इसको मत्स्य यंत्र बोला जाता था या फिर बोलते हैं मत्स्य यंत्र बोला जाता था। ये एक मैग्नेटिक कंपास होता था। व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर, अगर हम दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होगा, अगर हम दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर पहले हमने बनाया है मैग्नेट, किसी भी आयरन के टुकड़े को मैग्नेट बनाना सीखा है, उसके बाद हमने अपना खुद का मैग्नेटिक कंपास बनाना भी सीख लिया है। इससे हम डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं कि हम कौन सी डायरेक्शन में खड़े हैं। और फिर अब हम ये सीखेंगे कि जब दो मैग्नेट्स को पास लाया जाता है तो क्या होता है। 4.4 अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स, ये हाँ इसके लिए हम एक्टिविटी 4.5 करते हैं। लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट, हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे,
कि जब दो मैग्नेट्स को पास पास लाया जाता है तो फिर क्या होता है। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड। दो हमें बार मैग्नेट्स लेने हैं, दो बार मैग्नेट्स लेने हैं जिसके ऊपर नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ होना चाहिए। मार्क द टू बार मैग्नेट्स एज ए एंड बी। इसको ए मान लेते हैं, इस वाले को ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी। एक को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ द मैग्नेट ए ओवर 5-6 राउंड शेप्ड पेंसिल एज शोन इन फिगर 4.8a। तो ये देखिए, ये 4-5 पेंसिल्स ले लेनी है और इसका जो लॉन्गर साइड है ना, ये देखिए ये मैग्नेट का लंबा वाला हिस्सा इन पेंसिल्स के ऊपर रख लेंगे। ये मैग्नेट ए है, मैग्नेट ए। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी, और मैग्नेट बी का वन एंड जो मैग्नेट ए है ना उसके पास लाएंगे। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर। लेकिन दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, ये 5-6 पेंसिल लेंगे, इनके ऊपर हम इस तरह से एक मैग्नेट को रख देंगे इस तरह से। फिर हम मैग्नेट बी लाएंगे, इसके पास ये देखिए मैग्नेट बी इसके पास लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एस है, यहाँ पर एन है। इस तरह से हमें एक दूसरे के पास इसको लाना है। जैसे हम इसको एक पास में लाएंगे तो ये इस तरफ खिंचता चला आ जाएगा। ये जो मैग्नेट है ना, ये इसकी तरफ खिंचता चला आ जाता है। और इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको पलट देंगे। इसको पहले तो हमने एन को इस तरफ लिया था, एस की तरफ। अब हम एस को लेंगे इस एस की तरफ, एस वाले एंड को इस तरफ लेंगे। तो हम क्या देखेंगे, जो ये मैग्नेट है ना, ये इस तरफ भागता है। जब दो अलग अलग पोल्स एक दूसरे के पास आए थे तो फिर ये इस तरफ भागा था, इस तरफ। और दो सेम पोल्स एक दूसरे के पास आते हैं तो ये जो है ये पोल दूर भागता है। इसको अपने जैसे ये पोल पसंद नहीं है, ये दूर भाग रहा है। और देखिए, ये एस को एन पसंद है, ये इसके पास आ रहा है। तो इसमें यही है। नाउ ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट ए। डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल्स बिगिन टू मूव? डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट? व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट? तो ये ऑब्जर्वेशन क्या सजेस्ट करती हैं? तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो डिफरेंट पोल्स हैं ना, डिफरेंट पोल्स वो एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो सेम पोल्स हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। ये हमने ऑब्जर्व किया है। You will see that unlike poles of two magnets, that is the north pole of one magnet and south pole of the another magnet, attract each other. तो देखिए, unlike poles, unlike मतलब अलग अलग poles। unlike poles क्या होते हैं कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल, ये होते हैं अनलाइक पोल्स। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। और लाइक पोल्स जो होते हैं, लाइक पोल्स एक जैसे पोल्स, जैसे नॉर्थ पोल एक का और दूसरे का भी नॉर्थ पोल, मतलब लाइक पोल्स। नॉर्थ पोल एक का और दूसरे का भी नॉर्थ पोल, और साउथ पोल एक का और दूसरे का भी साउथ पोल। साउथ पोल, सो बोथ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। मतलब यहाँ पर अगर ये है एन और ये है एस, अनलाइक पोल्स, मतलब दूसरा अगर हम मैग्नेट यहाँ पर लाएंगे एन और यहाँ पर लाएंगे एस, ये हो गए अनलाइक पोल्स। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे की तरफ खिंचते चले आते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और लाइक पोल्स एक जैसे पोल्स, लाइक पोल्स जो हैं, मान लीजिए ये है एन और ये है एस, और ये है एस और ये है एन, तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। लाइक पोल्स आइदर नॉर्थ पोल्स, या दोनों नॉर्थ पोल हो या फिर दोनों साउथ पोल हो, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एन है और यहाँ पर एस, यहाँ पर एन है, ये एस है, तो ये भी दूर भागेंगे एक दूसरे से, ये रिपेल करेंगे। तो ये एस और एन जो है ये अट्रैक्ट करते हैं, और ये एक जैसे पोल्स हैं ना, ये रिपेल करते हैं। रिपीट द एक्टिविटी बाय यूजिंग एन आयरन बार इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व दिस टाइम? एक मैग्नेट की जगह हम आयरन बार लेंगे। यहाँ पर एक मैग्नेट की जगह यहाँ पर अगर हम लोहे का कोई टुकड़ा रख लेंगे, लोहे का टुकड़ा यहाँ पर, तो फिर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इससे चिपक जाएगा ये। अगर इसकी जगह हम लोहे का टुकड़ा रखेंगे तो ये इस मैग्नेट से चिपक जाएगा। इसमें भी ऐसा ही होगा।
अगर यहाँ पर लोहे का एक टुकड़ा रखेंगे तो ये चाहे कोई भी पोल हो, इससे ये चिपक जाएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो आयरन बार है वो स्टक हो जाता है मैग्नेट से। You will find that both the ends of the iron bar will attracted by both the north and south pole of the magnet। चाहे मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, चाहे ये नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, आयरन बार जो है ना वो इससे चिपक जाती है, ये इससे चिपक जाती है, चाहे ये नॉर्थ पोल है चाहे साउथ पोल है। इसमें ऐसा नहीं है कि आयरन बार जो है वो नॉर्थ पोल से दूर भागती है या साउथ पोल से चिपक जाती है, ऐसा नहीं है। कोई भी पोल हो मैग्नेट का उससे आयरन बार चिपक जाती है। From this activity, we find that magnet can be identified by its property of repulsion. You will find that both the ends of the iron bar will be attracted by both the north and south poles of the magnet। कि आयरन बार के कोई भी एंड जो है वो नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से दोनों से ही अट्रैक्ट किए जाते हैं, दोनों से ही वो चिपक जाते हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हम क्या फाइंड करते हैं, वी फाइंड दैट द मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन। कि ये पता लगा सकते हैं कि जो है कोई भी पीस वो मैग्नेट है या नहीं है। किससे पता लगा सकते हैं, मैग्नेट की रिपल्सन प्रॉपर्टी से ये पता लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए अट्रैक्ट तो ये लोहे को भी करेगा, अट्रैक्ट तो ये आयरन बार को भी करेगा, आयरन बार को भी अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्ट तो करेगा, ये आयरन बार को अट्रैक्ट करता है, लेकिन रिपेल किसको करेगा, सिर्फ मैग्नेट को। और मैग्नेट के जो सेम पोल्स होंगे तब ये रिपल्सन होगा। तो रिपेल किसको करेगा, मैग्नेट को। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल करता है अगर दोनों के सेम पोल्स एक दूसरे के पास लाते हैं। आयरन को ये रिपेल नहीं करेगा। तो इसकी जो रिपल्सन की प्रॉपर्टी है ना, रिपल्सन की प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन से हम किसी भी मैग्नेट या फिर अदर मेटल में डिफरेंस से पता कर सकते हैं। और हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी मेटल जो है वो मैग्नेट है या नहीं है। क्योंकि अगर मैग्नेट होगा तो उसका जो दूसरे मैग्नेट का सेम पोल उसे रिपेल करेगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्सन के कारण हम मैग्नेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्टिविटी 4.6 लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटी 4.6 करते हैं और एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड बार मैग्नेट। एक मैग्नेटिक कंपास लेना है और एक बार मैग्नेट लेना है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर हॉरिजेंटल सरफेस एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम रेस्ट। जो मैग्नेटिक कंपास है उसको रेस्ट में रख देना है और उसकी जो नीडल है ना उसको भी रेस्ट में आने तक हमें वेट करना है। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल। तो उसके बाद जब वो रेस्ट में आ जाए, जब मैग्नेटिक कंपास की मैग्नेटिक नीडल जो है रेस्ट में आ जाए, तब हमें एक मैग्नेट लेना है और उसका नॉर्थ पोल उसके पास लाना है। पहले क्या लाना है, नॉर्थ पोल उसके पास लाना है। किसके पास लाना है, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है ना उसके पास, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास में लाना है। फिर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। फिर कंपास की जो नीडल है ना उसको ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, डज द नीडल डिफ्लेक्ट, क्या जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाए। डिफ्लेक्ट का मतलब पहले मान लीजिए ऐसे थी ये और फिर ये ऐसे हो जाती, घूम जाती है, या फिर ऐसे घूम जाती है, अपनी जगह से हट जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, वहाँ से मूव हो जाती है। डज द नीडल डिफ्लेक्ट, येस द नीडल डिफ्लेक्ट। इफ़ येस इन विच डायरेक्शन, तो कौन सी डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट होगी। अगर देखिए नॉर्थ पोल पास में लाएंगे, नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ पोल पास में लाएंगे तो ये नॉर्थ पोल से दूर जाएगी और साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। अगर नॉर्थ पोल को नज़दीक लाएंगे तो साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। देखिए ये है, ये मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है। जब नॉर्थ पोल को इस तरफ लाएंगे तो ये नॉर्थ पोल से इस तरफ साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। ये मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक नीडल है, इसका ये नॉर्थ पोल है। जब मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ पोल को नज़दीक लाया जाता है तो ये नॉर्थ पोल से दूर हटेगी और ये जो ईस्ट डायरेक्शन है ना, ये ईस्ट डायरेक्शन बीच में ईस्ट डायरेक्शन, इसकी तरफ ये डिफ्लेक्ट होगी। डज द नीडल डिफ्लेक्ट, येस नीडल डिफ्लेक्ट होती है। इफ़ येस इन विच डायरेक्शन, तो ये ईस्ट डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। नाउ रिपीट द अबाउ स्टेप विद साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। डू यू ऑब्जर्व एनी
डिफरेंस दिस टाइम। फिर अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम नॉर्थ पोल को नज़दीक लाए थे इसके, अब हम साउथ पोल, स्टेप विद साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, फिर हम साउथ पोल को इसके नज़दीक लाएंगे, साउथ पोल को इसके नज़दीक लाएंगे तो देखिए नॉर्थ पोल से ये इस तरफ वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, मतलब ये मैग्नेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर मैग्नेट से दूर, मैग्नेट से अपोजिट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही थी और ये मैग्नेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर जब हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल की तरफ लाते हैं तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल दूर भागता है इससे, और जब हम मैग्नेट का साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल की तरफ लाते हैं तो इसका नॉर्थ पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये हमने डिफरेंस इस टाइम ऑब्जर्व किया है कि पहले तो नीडल दूर भाग रही थी और अब नीडल इसकी तरफ आती है। When the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves away as shown in figure। जब नॉर्थ पोल को नज़दीक लाया गया तो ये moves away, दूर भागती है। When south pole of the magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves closer। तो यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं इसको, नॉर्थ पोल कंपास इट moves away, when south pole of magnet brought closer to the north pole, it moves closer। Suppose we place a piece of wood between the compass needle and the magnet। अगर हम कंपास नीडल और मैग्नेट के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा अगर रख देते हैं, विल दिस अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल, क्या फिर ये कुछ प्रभाव डालेगी, कुछ इसको अफेक्ट करेगी डिफ्लेक्शन को। जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्ट हुई ना, उसकी डिफ्लेक्शन को क्या ये अफेक्ट करेगी। मान लीजिए ये है, इसके बीच में हम एक लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं, इसके बीच में यहाँ पर कोई भी लकड़ी का टुकड़ा अगर हम रख दें, यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं या यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा रख दें तो क्या इसके डिफ्लेक्शन पर कोई फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लेट अस इन्वेस्टिगेट, हम ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम ये चेक करते हैं, जांच करते हैं कि क्या इसके डिफ्लेक्शन पर कोई भी असर होगा। रिपीट द फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्टिविटी। जैसे ये साउथ पोल हम इसके पास लाए हैं, नीडल के पास लाते हैं और बीच में वुड रख दिए, लकड़ी रख दी है, तो क्या होगा, विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन दैम परपेंडिकुलर टू द टेबल। जैसे इस तरह से रख देना खड़े इसको। ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली, फिर हम कंपास नीडल को देखते हैं तो फिर भी ये इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होती है, इसकी तरफ। और अगर हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर ये हमने लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, चाहे इस तरह से रख दो चाहे इस तरह से रख दो, लकड़ी का टुकड़ा रखा है तो फिर ये दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर रखेंगे तो पहले की तरह इस तरफ ही डिफ्लेक्ट होगी। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल ड्यू टू पीस ऑफ वुड, क्या कुछ फ़र्क पड़ा है इसके डिफ्लेक्शन पर? नहीं, इसके डिफ्लेक्शन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2, टेबल 4.2 बनानी है ये। और यहाँ पर देखिए वुड रखा है इसके बीच में, अगर कार्डबोर्ड रखें, यहाँ पर वुड की जगह अगर कार्डबोर्ड रखें, फिर यहाँ पर प्लास्टिक रखें या फिर ग्लास रखें तो इसकी डिफ्लेक्शन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हमें नोट करना है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन मतलब डिफ्लेक्ट हुई है, यस डिफ्लेक्ट हुई है, यस डिफ्लेक्ट हुई है, यस डिफ्लेक्ट हुई है, ये डिफ्लेक्ट होती जाती है। इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड? नो, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। रिपीट द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड विद अ कार्डबोर्ड शीट, थिन प्लास्टिक शीट एंड थिन ग्लास शीट। ये हम इसकी जगह लेंगे, कार्डबोर्ड शीट लेंगे और प्लास्टिक शीट लेंगे या फिर थिन ग्लास शीट लेंगे, तो फिर क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डिफ्लेक्शन, यस डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन होता है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू वुड ऑब्जर्व दैट देयर इज़ नो एप्रिसिएबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। ये हमने यही बताया है ना मैंने कि हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी इसके डिफ्लेक्शन में चेंज नहीं आएगा। When a sheet of any of the above material is placed between the magnet, कोई भी ये रख लेंगे, ये रख लेंगे, कोई भी बीच में रखेंगे तो भी कोई भी फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। एंड कंपास नीडल और मैग्नेट के बीच में अगर कुछ भी रखेंगे तो हम मैग्नेट और मैग्नेटिक नीडल के बीच में अगर हम ये चीज़ें रखेंगे, वुड, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, ग्लास, ये रखेंगे तो फिर
कंपास की जो नीडल है उसके डिफ्लेक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, पहले की तरह ही डिफ्लेक्शन होगा। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ना वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में से भी मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ता है। मतलब यहाँ पर ये बीच में अगर कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अगर रख देंगे तब भी मैग्नेट का इफेक्ट इस पर पड़ेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में से भी, उसके अंदर से भी पड़ता है। अब हमने मैग्नेट्स की जो जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनसे हम मनोरंजन कर सकते हैं, फन कर सकते हैं। 4.5 फन विद मैग्नेट्स, फन कैसे कर सकते हैं मैग्नेट्स से। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के बारे में पढ़ने के बाद रेशमा वॉज एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटीज यूजिंग मैग्नेट्स एट हर स्कूल फेयर। तो रेशमा ने जब मैग्नेट्स के बारे में जाना तो उसने सोचा कि कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। जब यहाँ पर फन फेयर लगेगा ना इनके स्कूल में, तो कुछ फन एक्टिविटीज़ वो करेगी मैग्नेट्स को यूज़ करके। इनके अलावा और भी फन आइडियाज़ के बारे में आप सोच सकते हो और नई नई एक्टिविटीज़ कर सकते हो। कैन वी मेक गार्लैंड, क्या हम गार्लैंड बना सकते हैं। गार्लैंड क्या होता है, माला। क्या मैग्नेट्स का उपयोग करके, मैग्नेट्स को यूज़ करके एक माला बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ड्राइंग पिन्स ले लें बहुत सारी ऐसी आयरन की, लोहे की, इस तरह से ये, और इनको इस तरफ चिपकाएंगे, इस तरफ पहले तो एक एंड से चिपकाएंगे और फिर चिपकाते चलेंगे और फिर दूसरे एंड पर चिपकाएंगे। तो इस तरह से ये आपस में चिपक जाती हैं। तो एक एक्टिविटी तो ये होगी। तो देखिए ये सारी इससे चिपक गई। मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग दैम, इज दैट नॉट अमेजिंग। मैग्नेट्स जो है वो बिना टच किए ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, जैसे यहाँ पर देखिए ये इधर आ गई थी और इसमें इधर आ गई थी, तो ये टच थोड़ी हुए थे दोनों, तब भी ये मूव हो गई थी। और यहाँ पर देखिए ये जो मैग्नेट है ये भी मूव हुआ था, और यहाँ पर आयरन बार लिया था तो ये भी इस तरफ मूव हुआ था, बिना टच किए इस तरफ मूव हो गया था। तो मैग्नेट्स जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता है बिना टच करे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता है। कैन वी टेक स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे। देखिए ये एक कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड ट्रे है, और इसमें यहाँ पर ये जो बॉल्स हैं, ये छोटी छोटी ये बॉल्स हैं, ये यहाँ पर। तो क्या इन बॉल्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। इस कार्डबोर्ड के नीचे एक मैग्नेट लगाएंगे, नीचे की तरफ एक मैग्नेट लगाएंगे और इनको बाहर निकालना है। जैसे यहाँ से निकाल दी और मैग्नेट से फिर ऐसे यहाँ से निकालनी, बाहर निकालनी है ये सारी छोटी छोटी बॉल्स। कैन वी पिक आउट अ स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर। पेपर क्लिप्स गिर गई हैं इसमें, ये पेपर क्लिप्स गिर गई हैं पानी में, तो क्या हम उनको निकाल सकते हैं बिना छुए। हम एक मैग्नेट लेंगे और इसको ऐसे इसके पास लाएंगे और ऊपर तक ले आएंगे, तो ये पेपर क्लिप बाहर निकल जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर हमने ये मैच बॉक्स ली है, यहाँ पर बटन्स लगा दिए हैं, इनसे ये गाड़ी सी बना ली है ये, और यहाँ पर एक मैग्नेट लगा दिया है। इसका ये है ये देखिए पॉइंट लगा है ना, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। जब इसको पास लाएंगे तो ये दूर भागेंगी, और अगर इसको पलट देंगे, इस वाले को इस तरफ ले आएंगे, इसका नॉर्थ पोल इस तरफ होगा, और इस गाड़ी को, इन दोनों गाड़ियों को सामने रखेंगे तो एक दूसरे से ये चिपक जाती हैं इस तरह से। Will the two cars speed towards each other or run away from each other when brought closer। तो ये दूर भागेंगी क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, सेम पोल्स दूर भागते हैं तो दूर भागेंगी। टू मैच बॉक्स मैग्नेट कार्स विद लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स फेसिंग ईच अदर। लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं तो ये दूर भागेंगी। इन सब मैग्नेट्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर मार्क्ड एज एन। कई मैग्नेट्स पर नॉर्थ और साउथ लिखा होता है, लेकिन कई पर पॉइंट लगा होता है। मैंने बिल्कुल शुरू में ही बताया था पॉइंट लगा होता है, तो ये नॉर्थ पोल होता है जहाँ पर ये पॉइंट लगा होता है। नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय द वाइट डॉट। समटाइम्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पेंटेड रेड एंड साउथ पोल इज पेंटेड ब्लू। कई बार जो पोल्स होते हैं, एक जो नॉर्थ पोल होता है वो रेड पेंट किया जाता है और साउथ पोल होता है जो ब्लू पेंट किया जाता है। हाउ टू कीप मैग्नेट्स। देखिए मैग्नेट्स को ऐसे एक दूसरे से टच करके नहीं रखना चाहिए, बीच में एक
लकड़ी का टुकड़ा रखना चाहिए इस तरह से, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास रखना चाहिए एक तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक तरफ रखना चाहिए। ऐसे नहीं रखना चाहिए कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल पास रख दिए और इसको सटा कर रख दिया, ऐसे नहीं रखना चाहिए। इनके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखना चाहिए या रबड़ का एक टुकड़ा रखना चाहिए। मैग्नेट्स से स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, अनलाइक पोल्स सेम साइड होने चाहिए। कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, और बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा होना चाहिए या फिर रबड़ का टुकड़ा होना चाहिए। प्लेस 2 पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स, एंड्स यानी इन पर ये आयरन के छोटे छोटे पीस लगा देने चाहिए, यहाँ पर ये लगाने चाहिए। डू नॉट हीट, और इसको हीट नहीं किया जाना चाहिए, मैग्नेट्स को हीट नहीं करना चाहिए, ड्रॉप नहीं करना चाहिए, मतलब ऊपर से गिराना नहीं चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ख़राब हो जाती है हीट करने से, इसको गर्म करने से, या इसको ऊपर से गिराने से, या फिर इसको चोट मारने से। जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं ये ख़राब हो जाती है, मतलब मैग्नेट ख़राब हो जाते हैं। डो नॉट कीप मी नियर मोबाइल फ़ोन्स और रिमोट कंट्रोल्स, मोबाइल फ़ोन्स या रिमोट कंट्रोल्स या टीवी वगैरह के पास इनको नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन हैव फन, बी ट्रीट मैग्नेट्स विद केयर, मैग्नेट्स से मनोरंजन करना चाहिए लेकिन मैग्नेट्स को केयरफुली रखना चाहिए, ध्यान से रखना चाहिए। तो यहाँ तक ये पूरा पार्ट ख़त्म होता है। मैंने पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपको सब टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ आ गए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।